दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग शेर शाह के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि मध्यकालीन शासकों में शेर शाह को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इतिहासकारों ने शेर शाह का मूल्यांकन करते हुए उसे एक महान संगठनकर्ता, कुशल कूटनीतिज्ञ एवं सेनापति, कुशल प्रशासक, एक धर्म सहिष्णु शासक, प्रजाहित चिंतक और अकबर का पथ प्रदर्शक बताया है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शेर शाह को एक महान संगठनकर्ता क्यों कहा जाता है उसे देखते हैं। तो शेर शाह को शिवाजी के समान एक सफल संगठनकर्ता माना जाता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि अफगान विभिन्न फिरके एवं वंशों में बटे हुए थे तथा प्रत्येक स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत था उसके अनुसार सुल्तान एक ज्येष्ठ सरदार मात्र था, इसलिए प्रत्येक सरदार स्वयं को सुल्तान के योग्य समझता था तथा शक्ति संचय कर सुल्तान बनने के अवसर की तलाश में रहता था। यहाँ तक कि मुगलों से हार के बाद भी उनमें एकता नहीं आई थी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में शेर शाह ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए इनकी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता को नियंत्रित किया तथा इन्हें संगठित कर न केवल मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया बल्कि अफगान राज्य की पुनर्स्थापना भी की थी। इस तथ्य से आप परिचित हैं। शासक बनने के बाद भी वह अफगानियों को मजबूत करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी शेर शाह को शिवाजी के समान महान संगठनकर्ता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शिवाजी ने मराठों को संगठित कर उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत की थी, जो उनके बाद भी बढ़ती रही, जबकि शेर शाह के मृत्यु के साथ ही अफगानों की एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। आगे बढ़ें। अब एक कुशल कूटनीतिज्ञ एवं सेनापति के रूप में शेर शाह को देखते हैं। तो तर्क यह दिया जाता है कि शेर शाह के उत्कर्ष के काल में अफगान 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बने हुए थे। जैसे दक्षिणी बिहार में बहार खान उर्फ मोहम्मद शाह नुहानी का शासन था, बंगाल में नुसरत शाह का शासन था और गुजरात में बाज बहादुर का शासन था। ये तीनों अफगान राज्य थे। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी और इसका भाई महमूद लोदी जिंदा थे और दिल्ली के गद्दी के दावेदार थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी जो थे वे शासक वंशों से संबंधित थे। इस प्रतिकूल परिस्थिति में शेर शाह, जो एक साधारण जागीरदार का पुत्र था, उसने अपने कूटनीतिज्ञ चातुर्य और सैनिक प्रतिभा का परिचय देते हुए न केवल दिल्ली की गद्दी प्राप्त की बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसके 20 राज्यों में सिंध, मुल्तान, मालवा, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, बंगाल आदि क्षेत्र शामिल थे। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेर शाह जन्मजात सेनापति नहीं था, फिर भी कई अवसरों पर उसने सेना का नेतृत्व भी किया था। जैसा कि आप सबों को पता है कि कालंजर अभियान में तोपों का निरीक्षण करते समय वह जल करके मरा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसकी कूटनीतिक दक्षता की एक विशेषता यह थी कि वह कम कीमत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। हालांकि इसके लिए उसने कई अवसरों पर अनुचित तरीका भी अपनाया था। जैसे रायसीन का जो पूर्णमल था उसको धोखे से मारा था इसने। इसी प्रकार चुनार, रोहतासगढ़
मारवाड़ आदि के विजय में उसने चालाकी का प्रदर्शन किया। शेर शाह एक कुशल रणनीतिकार भी था, जिसका प्रदर्शन हुमायूं के साथ हुए संघर्ष में उसने किया था। जैसे हुमायूं के गौड़ अभियान में हुमायूं को काफी आगे निकल जाने देना और फिर उसके रसद के मार्ग को बंद कर देना। इसी प्रकार हुमायूं ने जब चुनार का घेरा डाला 1532 ईस्वी में, तो उस समय संधि की बातचीत को यह 4 माह तक टालता रहा और अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा। तो इस प्रकार कुशल कूटनीतिज्ञ, सेनापति एवं रणनीतिकार के रूप में शेर शाह श्रेष्ठ अवश्य माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शेर शाह को एक कुशल प्रशासक के रूप में देखें। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि सरवानी ने अकबर के काल में तारीख़े शेर शाही की रचना की थी, जो शेर शाह के काल की गतिविधियों को जानने का एक प्रमुख और प्रामाणिक स्रोत है। तो सरवानी के विवरणों को आधार बना करके शेर शाह को प्रशासन के क्षेत्र में मौलिक सिद्धांतों का जनक माना जाता है। लेकिन शेर शाह वस्तुतः एक सुधारवादी था। उसने पहले के शासकों के अनुभवों का लाभ उठा करके पुराने सिद्धांतों एवं संस्थाओं को इस कुशलता से लागू किया कि उसका स्वरूप नवीन दिखने लगा। जैसे शेर शाह की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था एवं व्यक्तिगत निरंकुशता का जो राजत्व सिद्धांत था, वह वस्तुतः तुर्की परंपराओं पर आधारित था। शेर शाह के प्रशासन से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है। तो शेर शाह का जो ये राजत्व सिद्धांत था, व्यक्तिगत निरंकुशता और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का, वह मूलतः तुर्की परंपरा पर आधारित था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था और बाद में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने भी इस सिद्धांत को अपनाया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अलाउद्दीन खिलजी के सिद्धांतों के आधार पर उसने सैन्य व्यवस्था लागू किया, जिसमें दाग और हुलिया प्रथा का कड़ाई से पालन किया गया, नगद वेतन सैनिकों को प्रदान किया गया, सैन्य साजो सामान का व्यक्तिगत निरीक्षण शेर शाह खुद ही करता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसी प्रकार राजस्व व्यवस्था भी जो शेर शाह ने लागू की, वह नवीन नहीं थी, नई नहीं थी। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी कर चुका था, परंतु शेर शाह ने प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर कठोरता पूर्वक नियंत्रण रखा, जिससे उसकी कार्यकुशलता बढ़ गई थी। हालांकि फसलों की उपज के आधार पर राई का निर्धारण उसकी विशिष्टता अवश्य थी। तो निश्चित रूप से मौलिक सिद्धांतों के दृष्टि से अलाउद्दीन शेर शाह से श्रेष्ठ था और बाद में अकबर श्रेष्ठ साबित हुआ, लेकिन शेर शाह को कुशल प्रबंधकों में से एक अवश्य माना जा सकता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग शेर शाह को एक धर्म सहिष्णु शासक के रूप में देखें। तो शेर शाह को एक धर्म सहिष्णु शासक माना जाता है। इसके समय में धार्मिक, साहित्यिक और वास्तुकला की दृष्टि से हुए कार्यों से यह प्रमाणित होता है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना जो की थी, वह इसी के काल में हुई थी और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार शेर शाह के काल में ही हुआ था। इसी प्रकार शेर शाह के काल में निर्मित इमारतों में हिंदू, मुस्लिम, अफगान, तुर्क और पर्शियन कलाओं का प्रयोग मिलता है। लेकिन शेर शाह ने कई अवसरों पर असहिष्णुता का परिचय भी दिया था। जैसे रायसीन के शासक पूरनमल के विरुद्ध उसका दुर्व्यवहार किया जाना, जोधपुर में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवाना और अफगानों के प्रति शेर शाह काफी पक्षपातपूर्ण था और उसने सभी महत्वपूर्ण पद जो थे वह अफगानों को ही दिए थे।
इस बात की भी चर्चा शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई है। फिर भी शेर शाह ने शासन नीति के दृष्टि से धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं अपनाई। इस प्रकार वह पूर्व के तुर्क अफगान शासकों के समान न तो धार्मिक दृष्टि से कट्टर था और न ही अकबर के समान उदार, बल्कि वह इन दोनों का मध्यवर्ती था। अब देखें कि एक प्रजा हित चिंतक शासक के रूप में शेर शाह का हम लोग मूल्यांकन करें तो शेर शाह एक लोक कल्याणकारी शासक था। इसने निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था स्थापित की, कुएं, तालाब, सराय, छायादार वृक्षों का रोपण, उद्यान, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण, मुफ्त भोजनालयों की स्थापना, कृषकों एवं व्यापारियों को अधिकारियों के उत्पीड़न से बचाने के लिए कठोर उपायों का प्रावधान आदि इसके द्वारा कई सार्वजनिक हित के कार्य किए गए। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो इस प्रकार जहां फिरोज शाह तुगलक ने विवेक रहित उदारता का परिचय दिया, तो शेर शाह के जो कार्य थे वे विवेक युक्त थे। फिर भी वह प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाया था। आगे बढ़ते हैं। अब शेर शाह को अकबर का पथ प्रदर्शक भी बताया गया है। तो शेर शाह को कई क्षेत्रों में अकबर का पथ प्रदर्शक माना जाता है। मान्यता यह है कि बाबर एवं हुमायूं सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करने में विफल रहे थे। अकबर ने शेर शाह के अनुभवों का लाभ उठाया तथा एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। इसी प्रकार शेर शाह की राजपूत नीति को अकबर ने अपनाया तथा वैवाहिक संबंधों द्वारा इसे और अधिक विस्तारित किया। अकबर ने, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शेर शाह ने राजपूतों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा करके उन्हें आंतरिक प्रशासन की छूट दे दी थी, जैसा कि बाद में अकबर ने भी किया था। इसी प्रकार धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी कार्यों की जिस नीति का सूत्रपात शेर शाह ने किया था, अकबर ने उसे और आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय शासन की स्थापना का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भूराजस्व प्रशासन और मुद्रा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी शेर शाह को अकबर का पथ प्रदर्शक माना जाता है। लेकिन किसी भी रूप में शेर शाह अकबर से श्रेष्ठ नहीं था। उपरोक्त के अतिरिक्त शेर शाह द्वारा कृषि एवं व्यापार के विकास के लिए किए गए अन्य कार्य भी उसे एक श्रेष्ठ शासक बनाते हैं। जैसे व्यापार शुल्कों की संख्या में कमी कर उन्हें सिर्फ 2 स्थानों पर वसूला जाता था शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। प्रथम, जहां व्यापारिक वस्तुओं का साम्राज्य में प्रवेश होता था, और दूसरे जहां उनकी बिक्री होती थी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यापारिक करों को शेर शाह ने हटा दिया था। इसी प्रकार मुद्रा पद्धति में सुधार करते हुए उसने 178 ग्रेन के चांदी के रुपए और 380 ग्रेन के तांबे के दाम चलाए थे। सड़क मार्गों का विकास इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी चर्चा शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई है। सासाराम में तालाब के मध्य निर्मित उसके स्वयं का मकबरा एक भव्य कलाकृति है। इस प्रकार शेर शाह का शासनकाल काफी महत्वपूर्ण है। इसके काल में राजनीतिक एकीकरण से साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे व्यापार वाणिज्य के विकास के अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हुई। अतः शेर शाह को एक महान शासक अवश्य माना जा सकता है। तो दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।